दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का दूसरा अध्याय जो है भारतीय संविधान में अधिकार। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और ये अधिकार व्यक्तियों को जो हैं वो राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण के द्वारा प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और उनमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। और बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और उनका कुछ विस्तार भी हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का महत्व क्या है। देखिए 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई और समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। दोस्तों देखिए मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़गांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था और इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस दौरान उसके मुकदमे में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मचल लालुंग का पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ ये है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए इस बच्ची के दिमाग में आता है कि अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता, यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता, क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि जिनको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके अधिकारों के हनन होने की संभावना कम होती है। लेकिन ऐसे लोग जो गरीब हैं, निर्बल हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए संविधान गारंटी तो देता है अधिकारों की, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए
थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों इसी प्रकार पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे, और शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अब आइए देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। दोस्तों उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, और अपने यहाँ भी जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उन्हें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उनको लिपिबद्ध कर दिया गया है, यानी सूचीबद्ध कर दिया गया है। प्रजातंत्र में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं और सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इसलिए अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। दोस्तों संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है, और ये जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, नौकरशाही हो या न्यायपालिका हो, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, और इन्हीं अधिकारों के हनन को रोकने के लिए व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए जाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में अब आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों को। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और ये मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः ये स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सबकी राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन्हें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार जो हैं दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए इन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के विशेष प्रावधान किए गए हैं, और ये मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से अलग हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। और सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। और इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। दोस्तों विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों अगर जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति के लिए, और यदि व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है न निरंकुश हैं, यानी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध ऐसे इन अधिकारों का मनमाना पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल, रंग, संस्कृति, भाषा, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है और संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उसमें जो प्रमुख मौलिक अधिकार हैं उनको आप देख सकते हैं। गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, इसके अलावा सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये अत्यंत ही व्यापक अधिकार हैं जो दक्षिण अफ्रीका द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। दोस्तों, समता का अधिकार, आइए मूल अधिकारों की बात करें। भारत में जो मूल अधिकार हैं उन पे आइए विस्तार से हम देखते हैं। दोस्तों, दो स्थितियों पे विचार कीजिए। ये काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। इसमें देखिए, पहला जो केस है वो ये है कि स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल पर उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई तो गांव दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। दूसरा देखिए, दूसरा केस ये है कि टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को ये आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण ये बताया गया कि सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन इस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो अब ये दो स्थितियां हैं, इनसे आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये भेदभाव क्यों किया गया है। तो आप जान सकते हैं दोस्तों, ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। और क्या आपकी राय में ये भेदभाव उचित है? तो बिल्कुल नहीं। ये इस प्रकार का भेदभाव किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि समता या बराबरी का अधिकार जो समानता का अधिकार है, ऐसे अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। और उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में कोई भेदभाव वर्जित करता है। और ये अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है और समता का अधिकार के द्वारा इसे समाप्त किया गया है। इसी अधिकार के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और इसी प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात की गई है। और जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एतद द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें आप जान सकते हैं कि प्रस्तावना भी हमारे सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी देता है।
दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका जो है प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में नहीं है, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और इसके अलावा अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं हों, समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती हैं। नौकरियों में, स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में आपने सुना होगा और आपको संभवतः आश्चर्य होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। तो वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। और आप यदि संविधान की भावना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए उनको आरक्षण देकर उनमें उनको प्रोत्साहन या उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, आइए एक चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है वो किस प्रकार की है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो आपके अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा दोस्तों देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक आधार, और लास्ट में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समानता के आधार अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों दुकान, होटल, कुओं, तालाब, स्नान घाट और सड़कों आदि में प्रवेश की समानता है। इसके अलावा समानता के अधिकार में रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये देखिए अनुच्छेद 19 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। और अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अभी हाल में ही जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया है। और इसका कारण ये है कि शिक्षा के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसके अलावा अभियुक्त और सजा पाए लोगों के भी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इसमें मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। और जोखिम वाले काम में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाई गई है। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, किसी विशिष्ट वर्ग की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है, और कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा दोस्तों एक और अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें जो है लोगों को या अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और जो ये रिट हैं, इन रिटों के द्वारा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की गारंटी और रक्षा की जा सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक केस दिया गया है कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप एक न्यायाधीश हैं, आपके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें देखिए कि उड़ीसा के पुरी ज़िले में देखिए उड़ीसा के पुरी ज़िले में एक सदस्य जो है दलित समुदाय के एक सदस्य हरिबंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उनके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया है जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते हैं। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। ये मानते हुए कि उपर्युक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे। तो जहाँ तक हमारे संविधान की बात है, संविधान में दोस्तों देखिए समानता का अधिकार दिया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी से बेगारी, मजदूरी, ज़बरदस्ती नहीं, बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता है, और न ही किसी का पैर धोने, जूठन उठाने की भी किसी को जो है अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और ये एक वर्ग के अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि कुछ लोग इन अधिकारों की आड़ में दूसरों से या अपने जातीय दंभ या फिर जो सामाजिक स्थिति है उसके बल के आधार पर लोगों से ऐसा करवा लेते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार ये उचित नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। ये जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार देता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार ऐसा है कि इसके अंतर्गत कई अन्य अधिकार भी शामिल हो जाते हैं, और ये अत्यंत ही व्यापक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठोस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। तो स्वतंत्रता का असली मतलब यही है कि वो एक दायरे में हो, यानी उसकी लिमिट हो। यदि हम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता या उच्छृंखलता के रूप में लेंगे तो ये अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी जो है स्वतंत्रता का उपभोग वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न बने। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और आप जानते हैं किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। और इसके अलावा पुलिस के लिए ये ज़रूरी है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे, और न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने की विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है।
दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में कई अधिकार और भी शामिल हो गए हैं। इसके अंतर्गत जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए हैं, इसमें शोषण से मुक्ति और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन कर जीने का अधिकार भी शामिल है। और न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय यानी उसके रहने का ठिकाना हो, और आजीविका यानी लाइवलीहुड का अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। केवल जीवन का अधिकार देना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए दोस्तों रहने का यानी रहने का, खाने का, आजीविका का, तो रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं जब तक नहीं पूरी होंगी, कोई व्यक्ति उसका जीवन और स्वतंत्रता उससे बिना भोजन के, बिना रहने के और बिना आजीविका के नहीं चल सकती। एक शब्द आता है निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी। दोस्तों, सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। और दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि सरकार को ये लगता है कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन दोस्तों, निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे संरक्षणात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों और निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। तो दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं, निवारक निरोध जो है वो शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को भविष्य में की जाने वाली समस्याओं से उसे पहले ही गिरफ्तार करना, ये एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधक है, लेकिन इससे अन्य लोगों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने में जो है मदद ली जा सकती है, यदि इसे तार्किक और औचित्यपूर्ण ढंग से लागू किया जाए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को मनमाने ढंग से किसी को भी निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को या असामाजिक तत्वों के ऊपर ही ये कानून लागू किया जाना चाहिए। कुछ अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, और इनमें से कोई भी निरंकुश अधिकार नहीं है। प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस आधार पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि उससे कानून व्यवस्था और शांति और नैतिकता को खतरा पैदा हो। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के प्रयोग करने पर शर्त यह है कि वो शांतिपूर्ण हो और बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों के सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है, और प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य को नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से भी मना कर सकता है। लेकिन जनता जो है दोस्तों, देखिए कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो, और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। और संविधान में सभा में भी जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भी दोस्तों कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था, क्योंकि एक तरफ आप अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। लेकिन ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अधिकारों का मनमाना पूर्ण प्रयोग नहीं होना चाहिए, उन पर कुछ प्रतिबंध अवश्य ही होना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी अपने अधिकारों का आनंद ले सके। देखिए दोस्तों, सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा के वाद विवाद में ये तर्क दिया था कि मैं समझता हूँ कि अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम
उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, अधिकारों में आरोपी या अभियुक्त के अधिकार भी हैं। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ये भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, न्यायालय में जब कोई निष्पक्ष मुकदमा होता है तो उसके लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी कानून किसी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक तरह से आरोपी या अभियुक्त के अधिकार हैं ताकि वो अपने अधिकारों की पैरवी कर सके। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी आरोपी या अभियुक्त जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जो है जानकार हो और कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी न करार दिया जाए। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद दोस्तों, एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये कि दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक अन्य शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी कराते थे। देश में अभी भी खास तौर पर भट्ठों पे जो काम में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है और अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। ये कानून द्वारा दंडनीय है। दोस्तों, संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर, शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और भी अर्थपूर्ण बनाया गया है। और हमारे यहाँ बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में या नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है और ये जो है संविधान की दृष्टि से अपराध की श्रेणी में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये किस प्रकार से है? दोस्तों, अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म के पालन करने का अधिकार है और इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा माने जाने वाले धर्म को ही स्वीकार करें। इसलिए लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस बात की गारंटी देता है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने पसंद के धर्म को मानने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। इसके अलावा आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता भी है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय ले सकता है कि वो किस धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसको आचरण करने और प्रचार करने का हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए दोस्तों देखिए, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रतिबंध हैं लोगों के कल्याण के लिए ही हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग ये महसूस करते हैं कि उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। लेकिन सरकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर जब तक नियंत्रण नहीं लगाएगी, तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के जो है नज़दीक नहीं आ सकते हैं। मतलब ये है कि यदि हमारा धर्म लाउड स्पीकर लगाकर हमें अपने धर्म के पालन की अनुमति देता है, तो इससे अन्य लोगों को दिक्कत होगी, समस्या होगी। इसलिए सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप लाउड स्पीकर तो लगा सकते हैं, लेकिन इस समय के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों, एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बनता है कि संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इनमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए मनाने का अधिकार भी है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं और संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, और जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। हम किसी को ज़बरदस्ती अपना धर्म मनवाने के लिए या उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। एक और बात है दोस्तों, भारत में सभी धर्मों की समानता पर बल दिया जाता है और कई प्रकार के धर्मावलंबियों का देश होने के कारण ये जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ ये है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, और आप जानते हैं भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक शिक्षा ही दी जाएगी, और न ही उनमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक नया प्रकार जो अपनाया गया है कि सभी धर्मों का जो है समान आदर सम्मान किया जाएगा, लेकिन राज्य का कोई अपना निजी धर्म या राजकीय धर्म नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत विविध संस्कृतियों और धर्म के मानने वाले लोगों का देश है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, इसमें काफ़ी विविधता है, और ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं, और ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समाज की जो संस्कृति है स्वीकार करनी पड़ेगी या नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। इसलिए जो अल्पसंख्यक हैं यानी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में वर्णित है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उन्हें विकसित करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। दोस्तों, भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो कुल मिलाकर भारत का संविधान दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षणिक आधार पर मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। दोस्तों, सरदार हुकुम सिंह ने देखिए संविधान सभा के वाद विवाद खंड में कहा था कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें।
केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है और बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए और सुरक्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। तो कुल मिलाकर हुकुम सिंह का कहना था कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको अल्पसंख्यकों की स्थिति को सोचना चाहिए कि वे किस प्रकार की समस्याओं और आशंकाओं से ग्रसित होते हैं और उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए जो व्यवहार है उनका भी एक दायरा रखना होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा हो सके। और इसके लिए दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था और इसके अंतर्गत हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। और दोस्तों न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिनको प्रादेश या रिट कहते हैं। इसमें जो रिट हैं वो 5 प्रकार के हैं। इसमें देख लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है और यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। दूसरा रिट है परमादेश और ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा निषेधाज्ञा है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं। अधिकार परीक्षा, तो दोस्तों जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उससे उस पद पर कार्य करने से रोक सकती है। और 5वां रिट है उत्प्रेषण रिट। तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत को या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये थे अनुच्छेद 32 के द्वारा जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं उसमें न्यायालयों यानी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति के बारे में। दोस्तों बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का निर्माण किया गया है और आप जानते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, इन सब के बारे में। और ये सब अल्पसंख्यक, महिला, दलित अधिकारों की रक्षा करती हैं। और दोस्तों इनके अलावा मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? दोस्तों किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। केवल संविधान में लिख भर देने से वो अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं जब तक कि उन्हें लागू न किया जाए। देखिए समाज के गरीब, अशिक्षित और कमज़ोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और एक संस्था है, देखिए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है।
दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है, जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों, आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियां, कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होते हैं। और मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने और गुजरात दंगों के मामलों में जांच के रूप में रहा है। आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। ये सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। इसकी वेबसाइट है nhrc.nic.in यानी www.nationalhumanrightscommission.nic.in। मौलिक अधिकारों के बाद आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और भारतीय संविधान के भाग 4 में। दोस्तों, संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें सभी नागरिकों में समानता लाना, सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने ये भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती, तो हम न्यायालय जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। दोस्तों, संविधान का ये एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है और संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा जो हमारे संविधान निर्माता थे वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। इसलिए संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है और निर्देशों की इस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? इनको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 बातें हैं। पहला, ये वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा ये कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और तीसरा ये कि वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो एक प्रकार से जब आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे तो आपको संविधान निर्माताओं की भविष्यगत योजना कि भारत जो है, आगामी भारत, भविष्य का भारत कैसा होगा, इस कल्पना का एहसास होगा। दोस्तों, समय समय पर सरकार ने कुछ निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, कुटीर और लघु उद्योगों का प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के आरक्षण भी नीति निर्देशक तत्वों के एक तरह से हिस्से रहे हैं। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना और इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन यानी पुष्टाहार की व्यवस्था करना, ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के बाद अनुच्छेद 51 क में जो है नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया और अन्य प्रावधानों के अलावा इसमें संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। दूसरी बात यह कि नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का समावेश किया गया है मूल कर्तव्यों में कि हमें अपने देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमें किस तरह का व्यवहार अपने देश और देशवासियों के प्रति करना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध में। दोस्तों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उससे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो देखा जाए तो खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के हित की बात करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट हमें जो है पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, इनकी प्रकृति राजनीतिक है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट के, तो ये जो है एक सोशल और इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक उन्नति के जो हैं ये यंत्र हैं या साधन हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कभी कभी सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। ये समस्या तब हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया था। इसका विरोध इस आधार पर किया गया उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन ये सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे ये धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, इसी ने एक जटिल वाद विवाद का ही जो है सूत्रपात किया था। वो वाद विवाद क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्वों को इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य है व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाना, संसाधनों का समान वितरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, यानी ये ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है और इसके द्वारा पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार और 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के जो है अंतर्गत हैं। दोस्तों, इसमें कुछ नीतियां भी बनाई गई हैं जिसमें समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के हिस्से हैं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि कुछ अधिकार ऐसे हैं, मौलिक अधिकार, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में विरोध उत्पन्न करते हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है।
और 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। तो दोस्तों, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का प्रमुख कारण जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त करके, यानी संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, इसको फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिया गया और ये अब अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत मामूली कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसके लिए अब न्यायालय की शरण संपत्ति के अधिकार के लिए अब कानून की शरण नहीं ली जा सकती है। बस ये इस आधार पर नहीं ली जा सकती है कि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इसके अलावा इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया, वह संविधान संशोधन से संबंधित था। सरकार का ये मानना था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में हुआ और इसी निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान को कुछ मूलगत ढांचा विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और इसके बारे में हम आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे कि वो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है दोस्तों संविधान का, उसके कौन कौन से भाग हैं जिसमें संसद संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो हमारे भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष हम देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष को हम इस आधार पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले 1827 से 1890 की रचनाओं में हमें सबसे पहले ये विचार मिलता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विचार और स्पष्ट हुआ था और इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है और 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई है। और हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत किया है और हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और आप जानते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे संविधान का। और इससे संबंधित जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी आता है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हमारे वर्तमान में हमको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है और उसके अंतर्गत कई अन्य प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद से कितने तक किया गया है, ये प्रश्न पूछता है। इसके अलावा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान में कहाँ से लिए गए हैं और किस समिति की अनुशंसा के आधार पर इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इन प्रश्नों के बारे में भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और आपके लिए एक प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, कि शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार घोषित किया गया है। तो ये था आज का वीडियो 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान जो कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है। इसमें हमने दूसरा अध्याय पढ़ा, भारतीय संविधान में अधिकार। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा और इसके बारे में विश्लेषण भी किया कि मौलिक अधिकार कहाँ तक उचित हैं और लोगों और इस पर सरकार द्वारा जो सीमाएं लगाई गई हैं वो कितनी तार्किक और न्यायपूर्ण हैं, इसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा।
ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आप कुछ फैक्ट्स भी देखते चलिएगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 और नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 51 क में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनको एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा ताकि ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।